बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो गया। लाहौर के लोग, पंजाब के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर लब्बैक करके नहीं निकले। मज़ाहमती तहरीक शुरू नहीं हो सकी, ये कहना है हुकूमत पंजाब का। मुख्तलिफ उर्दा ने मुख्तलिफ बयानात दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। लाहौर की क्या सूरत हाल है उसका भी जायजा लेंगे। इसके साथ साथ आईनी तरमीम के मामले में मौलाना फजल रहमान का ऊँट किस करवट बैठेगा इसका भी जायजा लेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया उस खत को या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी है जो स्पीकर अयाज सादिक ने लिखा था कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से वाइप आउट हो गई थी। मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफी तजज़ियाकार है इमरान शफकत साहब, लाहौर से ज्वाइन किया है। लाहौर के हालात ज़रूर पूछेंगे और साथ साथ माजिद निज़ामी साहब हैं, लाहौर से ही हैं, स्काइप लिंक पे ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नादिया मिर्जा साहिबा इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। इमरान शफकत साहब, सर आप ही फरमाइएगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? जलसे का कोई मोमेंटम नज़र आ रहा है? कोई अवाम निकले हुए नज़र आ रहे हैं? ज़ाहिर है कि वक्त ख़त्म हो गया है जलसे का, लाइटें बंद हो रही हैं, क़यादत स्टेज से चली गई है, लेकिन क्या माहौल था सारा दिन? सर देखें, मुकदमात होते हैं नहीं होते, ये तो गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने अब क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है। अब दोनों तरफ के दावे हैं। जो स्टेज या जो जलसा का पंडाल है वो आप देखेंगे, अगर आप यानी न्यूट्रल होकर देखते हैं तो वो आपको समझ लग जाती है कि कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है। अमूमन मैं शामी साहब को यहाँ पे कोट करूंगा कि जब 25,000 के करीब लोग आ जाएं तो फिर वो जलसा जो है उसको आप अवाम का समंदर भी कह सकते हैं, फिर आप उसको लाखों लोग भी कह सकते हैं। लेकिन खुद ही जब आपके दावे हों कि जी के रास्ते बंद हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस वजह से जो है वो लोग आ नहीं सके उस तरह से, तो फिर इसका मतलब ये है कि शायद इतनी भी तादाद नहीं है जितनी तादाद को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा सकता है। मतलूबा तादाद उतनी नहीं है। बाकी रही लाहौर की बात, मैं लाहौर में हूँ और मैं घर से अपने दफ्तर तक आया हूँ। मेरे यहाँ पर कम से कम कोई 30 से 35 के करीब जो कोलीग्स हैं वो भी जाहिर है कि दफ्तर में नहीं रहते, लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने खुद भी चक्कर लगाया है। जो मोमेंटम होता है जलसे की तादाद से ज़्यादा जो जिस शहर में जलसा हो उस शहर का जो मोमेंटम होता है वो काउंट करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से एक मज़ामती तहरीक चलाए हुए है। मज़ामती तहरीकें किसी भी NOC की मोहताज नहीं होती, मज़ामती तहरीकें रास्तों की मोहताज नहीं होती। मज़ामती तहरीकें जो होती हैं वो ये नहीं कह लें कि कंप्रोमाइज़ होके नहीं हो सकती। मज़ामती तहरीकें जब चलती हैं तो वो लोगों के अंदर की जो आग होती है, जो घुटन होती है या जो उसका इजहार होता है, वो उससे अंदाज़ा होता है कि आपकी तहरीक कितनी कामयाब है, आपकी तहरीक को लोग कितना उसके ऊपर लब्बैक कह रहे हैं, आपके साथ कितने हैं। अगर आज पर्टिकुलर आज का दिन देखें और लाहौर को देखें तो लाहौर में कोई मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना सकी। मुझे अपने घर से अपने दफ्तर तक, शादमान में हमारा दफ्तर है, मुगलपुरा में रहता हूँ, वहां तक मैं हल्फन कहता हूँ आपको कि जिस वक्त मैं घर से निकला हूँ आगे पीछे का मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते में एक गाड़ी नजर नहीं आई जिससे लग रहा हो, तासुर ये मिल रहा हो कि वो गाड़ी किसी जलसे में पार्टिसिपेट करने जा रही है। एक झंडा नजर नहीं आया जिससे ये तासुर मजीद गहरा होता है कि इस वक्त लाहौर में कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है और लोग जो हैं वो उसकी पार्टिसिपेशन उनके साथ है। और कुछ ना हो, मिसाल ले लें, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावों को अगर आप दुरुस्त मान लें कि जी जबर की कैफियत है और लाहौर के रास्ते सारे के सारे बंद हैं, मैं भी गलत बयानी कर रहा हूं और जो लोग इस वक्त अपने दफ्तरों में बैठे हैं, कारोबार ममलिकत, कारोबार जिंदगी लाहौर का चल रहा है, ये भी गलत है, तो फिर सर उसका इजहार इस तरीके से हो सकता था कि जबर की इस कैफियत ने लोगों को जलसे तक नहीं जाने दिया तो लोग गली चौराहों, मजांग, इचरा, भाटी, मुगलपुरा, बागबानपुरा, ये ठोकर न्याज़ में कहीं पर लोग लाहौरिये तो इस मौके के ऊपर शोर लगाते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये तहरीक का किक स्टार्ट है और किक स्टार्ट ऐसे ही ठंडा और जो है वो नरम नरम सा होता है, फिर आगे जाके तहरीक जोर पकड़ेगी? देखें, इमरान खान साहब को 5 अगस्त को 1 साल हो गया जेल में, और वो जब भी उनकी तारीख पेशी होती है अदालत में वो बड़ी जज्बाती बात करते हैं। वो पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन शख्सियत होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसका नाम लेके उनको टारगेट करते हैं। बेसिकली इमरान खान साहब को जो नेशनल मीडिया के ऊपर जो अहमियत देते हैं वो बेसिकली उनके नैरेटिव की वजह से देते हैं ना, कि वो बड़े बड़े जनाब ताकतवरों को
चैलेंज कर रहे हैं और पाकिस्तान में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ, ये आम लोगों का ये ख्याल है। तो वो तो मोमेंटम पहले दिन से बनाना चाह रहे हैं, वो तो एक ही तरह की गुफ्तगू करते हैं। पता नहीं उन्होंने को 25 के करीब या 20 के करीब, मुझे तो वो गिनती भी नहीं याद कि उन्होंने लोगों को जितनी दफा कॉल दी है कि जी बाहर निकलें। अब भी कल जो उन्होंने गुफ्तगू की थी 130 वो 190 बिलियन पाउंड वाले केस में सहाफियों के साथ, उसमें भी वो कह रहे थे कि ये यानी कह लें कि डू और डाई का मकाम है, या अब नहीं तो कभी नहीं। मैं लोगों से कहता हूं घरों से बाहर निकलें, आजादी के लिए निकलें, और कुछ नहीं। मैं तो 1.5 साल से या साल से जेल में हूं, अगर यानी मैं लाइटर साइड के ऊपर कह रहा हूं, मुझे ही निकाल सकते हो तो जेलें भर लें। अब तो वो इस लेवल के ऊपर आ गए हुए हैं। तो लोग देखें, बात यह है कि गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को की थी। 9 मई वो डी डे था। अगर 9 मई को ये कुछ नहीं कर सके तो इसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते। अब या तो सियासी अमल का हिस्सा बने, सियासी अमल का ये हिस्सा उस तरह से बनते नहीं है। अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत साजी की कोशिश करते, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पार्लियामेंट के अंदर, तो कोई सियासी रास्ता निकालते। तो उस वक्त तो उन्होंने कह दिया मैंने इनसे बात ही नहीं करनी। बात किनसे करनी है? फौज से करनी है तो कर लें बात फौज से। ठीक हो गया। इमरान साहब, मैं जरा माजिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू। माजिद साहब, मज़ाहमती तहरीकों की ज़ाहिर तारीख आपने भी पूरी पढ़ी होगी, जिस तरह से इमरान शफकत साहब कह रहे हैं कि मज़ाहमती तहरीकें इस तरह नहीं होती, आप तो तारीख के हवाले भी काफ़ी देते हैं। तो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर क्यों जो है वो मोमेंटम नहीं बना पा रही? क्यों जो है वो जिस मकबूलियत की वो बात करती है उसको कैश नहीं करवा पा रही? और कैश से मेरी मुराद ये है कि उसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रही मैसेज के अंदर के लोग निकलें, रुकावटें तोड़ के निकलें। हमने तो अपनी आंखों से भी देखा ज़माना तालिब इल्मी के अंदर के मुशर्रफ साहब की जो तहरीक थी, मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ ये इफ्तिखार चौधरी वाली, वो भी हमने देखी। बाकी भी और दाएँ बाएँ चीज़ें चलती रहीं, मूवमेंट चलती रहीं। तो सर, ये तहरीक इंसाफ कोई नए दौर की तहरीक चला रही है जो सोशल मीडिया के ऊपर होगी? लाहौर में खामोशी क्यों है? लाहौर तो तहरीकों का मरकज है। क्या लग रहा है माजिद भाई आपको? ये बहुत शुक्रिया। ये लाहौर के हवाले से जो जलसा है, इसके अंदर हाजरीन की तादाद या वहां पर होने वाली तकरीरें या हाजरीन का जो जोशो खरोश है, उसको देख के मुझे लगता है कि इसे हम एक अच्छा या मुनासिब क्राउड जरूर कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि लाहौर के अंदर जब भी किसी जमात का जलसा होता है तो लाहौर शहर के अलावा बाकी शहरों से भी उसको एक सपोर्ट हासिल होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा बन जाता है। हमारे सामने पीटीएम का मीनारे पाकिस्तान का जलसा है, जिसके अंदर उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून में ये बात की गई कि लाहौर की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, लेकिन बाकी जगहों से आने वालों ने जलसे का जो है वो लाज रख ली या भरम रह गया। तो लाहौर के अंदर हमने ये बिल्कुल देखा है कि यहाँ पर उस तरह से एक्टिव पॉलिटिकल जो सरगर्मियां हैं वो खासी कम हो चुकी हैं। और तहरीक इंसाफ इस हवाले से पिछले दिनों में चूंकि कंफ्यूज रही है, एनओसी का मामला था, फिर वकला है, लेकिन दूसरे शहरों से आने वाले लोग इस जलसे को मेरा ख्याल है कि अच्छा बना देंगे और फोटो ऑप्स के लिए ये चीज बिल्कुल सामने हमारे मौजूद होगी। दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने एक और भी ट्रेंड दिया है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से जो मुख्तलिफ है, वो ये है कि लोग अज खुद जलसों में आते हैं। उस तरह से सियासी रहनुमा अपने काफिले लेके नहीं आते। तो ये भी एक मुनफरिद ट्रेंड है जिसको मेरा ख्याल है कि सामने रखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के जलसे में लोग काफिलों के अलावा भी पहुंचते हैं, और जिसकी वजह से हम उस तरह से जो आज हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके लीडर्स के साथ इतने लोग थे या बाहर से इतने लोग आए, तो उसके अंदर इस चीज को भी मेरा ख्याल है मद्देनजर रखना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि लाहौर के अंदर से 11 लाख के आसपास वोट हासिल कर चुके हैं लाहौर में आम इंतखाबात में। फॉर्म 45 के एतराजात या मुबैना अदालती के इल्जाम तो अलहदा हैं, लेकिन फॉर्म 47 ये कहता है कि 1 मिलियन से ज्यादा वोटर तहरीक इंसाफ का लाहौर में मौजूद है। अभी तहरीक में बदलना तहरीक इंसाफ का इम्तिहान इसलिए है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो जितने मर्जी बड़े जलसे कर लें, मरकज पे उसका दबाव नहीं आएगा। जो इम्पैक्ट आएगा, जो प्रेशर स्टार्ट होगा, वो पंजाब से और स्पेशली लाहौर से ही होगा। माजिद भाई यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है कि तहरीक इंसाफ एक जलसा करने में कामयाब हो जाए, दाएं बाएं से लोग लाकर कामयाब हो जाए, तमाम कामयाबियां मैं अपनी जगह समझता हूँ कि आप जिस तरह बयान कर रहे हैं वैसी ही होगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये मज़ाहमती तहरीक का किसी उन्वान बन सकेगा? देखिए, वो तो मुझे खासा मुश्किल इसलिए भी लगता है कि
मुजामती तहरीकों का जो मफहूम है वो वक्त के साथ साथ बदल गया है। लोग सड़क पे आके अपने गम और गुस्से का इजहार करते थे। अब ये पिछले 10-15 साल में जो एक तब्दीली आई है वो ये है कि लोगों का जो गम और गुस्सा है उसको एक चैनल मिल गया है। वो यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा वहां पे निकाल के या वहीं से चीजों को देख के तो रोड पर नहीं आते। तो हम अगर पिछले 10-15 साल के जलसों को सामने रखें तो ये ट्रेंड बिल्कुल मौजूद है, और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो इम्पैक्ट हासिल करना चाह रही है वो उसे हासिल करने में खासी मुश्किलात का सामना होगा। क्योंकि अगर वो लोग रोड के ऊपर नहीं होंगे तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, और ये जो भी इनके टारगेट्स हैं जो ये हासिल करना चाह रहे हैं वो डिले होते जाएंगे। इसलिए हमने देखा कि पिछले 1 साल में सिवाय इलेक्शन डे के उन्होंने कोई ऐसी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि तहरीक इंसाफ अब जो भी उनके 2-3 मुतालबात हैं उनको पूरा करने में कामयाब। ठीक हो गया। नादिया मिर्जा साहबा, आप भी यकीनन गुफ्तगू सुन रही हैं। मज़ाहमती तहरीक अगर नहीं बनती, तहरीक इंसाफ इस तरीके से गुलाबी जलसे करती है, मीठे मीठे जलसे करती है, तो क्या जो मकसद उनका है कि खान साहब को जेल से छुड़ाना है, गंडापुर साहब तो ये तक कह रहे थे कि वो जेल तोड़कर निकाल लेंगे और जेल जाएंगे और को देखते हैं कौन रोकता है, तो क्या ये उस सारी तरफ जा सकेगा मामला जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर स्टेज से बयान करते हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच फवाद। लेकिन कुछ गुफ्तगू सियासी होती है, और सियासी गुफ्तगू में भी कुछ आपको पता है कि कुछ जलसों की गुफ्तगू होती है, कुछ रैलियों की गुफ्तगू होती है, जलसों की तकरीरें होती हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये एक जलसों में एक जज्बाती बयान से ज्यादा कुछ भी नहीं है कि जेल से हम निकाल लाएंगे और ये कर लेंगे। अगर ये करना होता तो डेफिनेटली पहले कर लिया होता। रह गए जलसों का अहवाल, तो जिस तरह से अभी आपके जो पार्टिसिपेंट है वो बात कर रहे थे कि मोमेंटम बनना मुश्किल है, लेकिन मुझे याद है कि शायद मैं आपके प्रोग्राम में थी या शायद किसी और प्रोग्राम में थी जब इस्लामाबाद वाला इनका जलसा होना था, और उस वक्त हमने ये बात की थी अगर इस्लामाबाद वाला जिस दिन पहले भी ये बात हो रही थी कि इस्लामाबाद वाला जलसा हो गया तो ये जलसों का सिलसिला रुकेगा नहीं। और देखिए, सबसे ज्यादा जो मसला है ना वो है ही पंजाब में। केपी में जलसा करना तो कोई मसला नहीं था। इस्लामाबाद में अपनी जगह एक मुश्किल जरूर टास्क था, एक मुश्किल टारगेट था, बट दे डन इट एंड दे अचीव्ड इट। जो सबसे बड़ा एक उनके लिए चैलेंज कह लीजिए, इम्तिहान कह लीजिए, मुश्किल तरीन टास्क कह लीजिए, वो था पंजाब में और लाहौर में जलसा करना, क्योंकि PMLN की हुकूमत है। मैं उस्मा अजमा साहिबा को सुन रही थी, अजमा बुखारी साहिबा को, तो कहते वो कह रही थी कि बहुत हमारा ये एहसान माने कि हमने आपको लाहौर में, KP वाले हमारा एहसान माने कि हमने उनको लाहौर में एंटर होने की इजाजत दी है। ये माइंडसेट के साथ एक इतनी बड़ी जमात जो कि वफाक की जमात है, वो जमात अगर ये हुकूमत करेगी, ये सोच के हुकूमत करेगी कि जी वफाक उनका है यानी पाकिस्तान उनका है, और अगर पाकिस्तान वफाक में या लाहौर में या पंजाब में कोई और सूबा आएगा तो आप उसको एहसान करेंगे। मेरा ख्याल है इसी किस्म की सोच ने उनको उन पर सबसे ज्यादा तबाही फेरी है जो उनका इलेक्शन में हाल हुआ। बट एज फार एज द जलसा आर कंसर्न, पंजाब में सबसे बड़ी मुश्किल है, लोगों को निकालना भी मुश्किल होगा। हो सकता है लोग वोटर हो, लोग सपोर्टर हो जो कि हैं, लेकिन जो इससे पहले जो सबसे ज्यादा जुल्म बर्बरियत की कहानियां पंजाब में लिखी गई हैं, तो ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी लोगों के दिलों में डर और खौफ है। अब इस डर और खौफ को क्या एक लेकिन डर और खौफ की बुनियाद पे मज़ाहमती तहरीक तो नहीं चल सकता ना। इसका मतलब ये कि मज़ाहमती तहरीक के लिए तहरीक इंसाफ तैयार नहीं है, बाकी जलसा अच्छा कर सकती है, गैदरिंग अच्छी कर सकती है, ये मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि अभी किसी मज़ाहमती तहरीक के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है। आप तो उन लोगों की बात कर रहे हैं ना, या मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जलसे में आएंगे या नहीं आएंगे, घर बैठ के सपोर्ट करेंगे, ऑनलाइन जलसे को देखेंगे, लेकिन आप इनके सपोर्टर्स को, लोगों को, आवाम को छोड़ दें। तहरीक इंसाफ के अपनी टॉप लीडरशिप क्या वो मज़ाहमती तहरीक के लिए तैयार है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो भी आपको जवाब शायद नाम में ही मिलेगा, क्योंकि इसका जो सूरत हाल है वो मुझे कोई आपस में इतनी अच्छी लगती नहीं है। सामने सामने तो बहुत कुछ हो जाता है, कितने लोग इसमें से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कितने लोग जो है वो नहीं तैयार फ्रंट पे आने को। तो मैं नहीं समझती कि अवाम तो छोड़े, इनकी टॉप लीडरशिप अभी तैयार है कि वो कोई सी मज़ाहमती तहरीक को चलाएगी या लीड करेगी। ठीक हो गया, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं तो जरा बात करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने एक खत लिखा, जिसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक फैसला किया और फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जायजा लेते हैं इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। स्पीकर कौमी असम्बली खत लिखते हैं, तहरीक इंसाफ अदालत में पहुंच जाती है। इमरान शफकत साहब, आने वाले दिनों में आप कुछ देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद होगी सुप्रीम कोर्ट में? ज़ाहिर है कि जाना तो है किसी ना किसी ने। अब जो है वो सोमोटो की ज़रूरत भी नहीं है, अब दीगर कानूनी मामलात की ज़रूरत भी नहीं। जब तहरीक इंसाफ पहुंच गई है तो हुकूमत का मौक़िफ़ कितना कमज़ोर और कितना जो है वो मजबूत महसूस होता है आपको सुप्रीम कोर्ट में? हुकूमत से मेरी बात स्पीकर कौमी असम्बली है सर। नहीं, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट ने कानून साजी की है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस कानून साजी को स्ट्राइक डाउन ना कर दे तब तक जो है वो जो स्पीकर हैं वो मेरा ख्याल है कि राइट के ऊपर हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून साजी की है, उसके मुताबिक उन्होंने खत लिख दिया, उसके मुताबिक उन्होंने सीटों की तकसीम जो भी एडजस्टमेंट करनी थी वो कर ली। तो अब ये तहरीक इंसाफ जाती है, नहीं जाती, या कोई भी जाता है, जो भी जाता है, अब ये फैसला जो है वो उन्होंने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में जो है, वैसे तो दुनिया भर की जो पार्लियामेंट्स हैं उनका ये इख्तियार तस्लीम शुदा है कि वो कानून साजी करने की मिजाज हैं, और ये जो हमारी भी सुप्रीम कोर्ट है इसके भी ऊपर नीचे जो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से लेके जो नैब तरमीम वाला केस था उसमें, और फिर इससे पहले भी कई जो है वो प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हक जो है वो तस्लीम किया गया हुआ है। तो चूंकि अब ये मामला जो है वो एक अदालती फैसले के बाद जो है वो कानून साजी से मुतल्लिक है, तो अब नीयत कौन सी थी, किस नीयत से किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर इसको स्ट्राइक डाउन करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के कमेटी थी उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है। तो बुनियादी तौर पर ये बड़ी सियासी जंग है जो कानूनी बाद में हुई है। बुनियादी तौर पर तो एक सियासी महाजराई के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। कुछ लोगों के कैरियर्स का मसला था, कुछ लोगों को अपने मुस्तकबिल की फिक्र लगी हुई थी कि पता नहीं अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि वज़ीर कानून साहब ने कहीं पर ये बात कर दी थी कि हम जुडिशल पैकेज एक लेके आना चाह रहे हैं और जो टेढ़पन है पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ में उनको दूर करना है हमने। अब उसको किस तरह से किसने क्या कंसीव किया, तो बहरहाल ये काम तो वहाँ से शुरू हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वो 8 जजेस जिन्होंने वो फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों वाला, वो तो अपने फैसले की कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने जिस तरह वजाहती एक स्टेटमेंट भी जारी की थी। हालांकि ये भी एक तारीखी वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट का इस तरह से सामने आना तफसीली फैसले की बजाय, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैं चीज़ें। तो इस पॉलिटिक्स में जो तारीखी एतबार से अगर देखा जाए कि जब सियासतदानों या पार्लियामेंट के साथ इंतज़ामिया के जितने भी विंग्स हैं वो पूरी तरह उनके साथ वो इन लाइन हो, या क्या उसको कहेंगे कि उनके साथ हो, सेम पेज कह लें आप, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है बाकी इदारों के लिए या बाकी लोगों के लिए इस तरह की सिचुएशन क्या देख रहे हैं इमरान साहब? तो बेसिकली जी फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका? स्ट्राइक डाउन हो जाएगा क्या? अंदाजा क्या लगता है आपको? सर जी नहीं, स्ट्राइक डाउन अगर हुआ भी तो पार्लियामेंट दोबारा कानून साजी कर लेगी। वो दोबारा स्ट्राइक डाउन होगा, फिर कानून साजी कर लेगी, यानी कि महाजराई चलती रहेगी। ये तो महाजराई है, बिल्कुल ठीक है, महाजराई चलती रहेगी और मेरा वोट पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ है। ठीक है माजिद साहब, आप क्या कहते हैं सर? स्ट्राइक डाउन होता दिखाई दे रहा है आपको? जो स्पीकर साहब का खत है, बददियानती इसमें दिख रही है, हक उनका दिख रहा है, ख्वाहिश दिख रही है किसी की, क्या दिख रहा है सर आपको इस लेटर के नतीजे में? इस लेटर के अंदर जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उनमें जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगता है कि जी इसका इतलाक माजी से होगा या उससे पहले जो पार्टी पोजीशन थी उससे होगा, तो वहां से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है कि वो फैसला माने। और मैं समझता हूँ कि ये रियासत के स्ट्रक्चर के ऊपर मेरा ख्याल एक हमला होता है कि जब इदारे एक दूसरे की बात ना माने। मिसाल के तौर पर हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी अपनी नाअहली का फैसला ना मानते, नवाज शरीफ अपना पनामा का फैसला ना मानते, इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के दिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो ना मानते, तो रियासत कहाँ पे खड़ी होती? आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बिल्कुल इख्तिलाफ हो सकता है। बहरहाल अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो फिर एक हेड ऑन कोलिजन तो बिल्कुल होगी, जिसे हम महाजराई कहते हैं।
और इस वक्त जो सेटअप है उसमें जुडिशरी वर्सेस ऑल मैं समझता हूँ हो गया। उसकी वजह यह है कि पहले जब भी रियासती इदारों ने किसी सियासतदान को कुछ ना कुछ मैसेज देना होता था तो रियासत, पार्लियामान या इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया मिलकर उसको ठिकाने लगाते थे। तो अब इस पूरी इक्वेशन में से अदलिया निकल गई है, जिसकी वजह से रियासती इदारों के लिए अपना काम करना मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से अदलिया को कट टू साइज करना मैं समझता हूं कि उस स्कीम का हिस्सा है कि जिसके अंदर उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो रहे, तो इसलिए उनको अदलिया खटकना शुरू हो गई है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप किसी भी अदालती फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसको ना मानना या उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए बिल्कुल उसके सामने खड़े हो जाना, ये बहरहाल मुश्किल के बुनियादी ढांचे को मुतासिर करने के। जी नादिया मिर्जा साहब, आप क्या कहती हैं? स्पीकर कौमी असम्बली का खत, नई महाजराई देख रही हैं आप आने वाले दिनों में? फवाद, मेरा तो ख्याल है कि ये महाजराई से कहीं बढ़कर जो है ना, सियासी महाजराई नहीं चाहती, इसमें नहीं हो चुकी है, क्योंकि दूसरों ने या अगलों ने ये सोच लिया है कि जी स्पेस नहीं देनी, इनको हमने 2/3 अक्सरियत लेकर मैनेज किसी न किसी तरह करनी है, आइन में हमें तरमीम करनी है, पीटीआई को स्पेस नहीं दे रही। अब थोड़ा सा वो 39 और 41 वाली सीट का था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी 41 तो नहीं हो सकते, हम जो 39 मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी एफिलिएशन या नॉमिनेशन पेपर में पीटीआई की एंट्री की थी, तो वो हम उनको जो है वो दे देते हैं, और ऐसे दी गई जैसे खैरात में दे रहे हैं पीटीआई का नाम। लेकिन अब वो भी वापस ले लिया, उन्होंने कहा कि जी जो इलेक्शन एक्ट था उसका हवाला देके। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई है वो यही पॉइंट लेके गई है कि एक तो ये बदनियती पे मबनी है, दूसरा ये कि इसका इतलाक जो है वो 12 जुलाई के फैसले पर नहीं होता। तो सारा का सारा एक दफा फिर जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के गोल में, कोर्ट में। लेकिन अब मामला ये है कि देखिए हमारी माजरत के साथ जो हमारी कोर्ट्स का हाल है, अगर आप ये देखें इस वक्त कि क्या सूरत हाल बनी हुई है, तो आप ये देखें कि शख्सियात की वजह से हम आइन पे तरमीम कर रहे हैं, शख्सियात की वजह से हम किस हद तक आगे जा रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं, और हमें 18 साल पहले वाली बात याद आ रही है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसपे खुद जो सिग्नेटरी थे उन्होंने उस पर अमल नहीं किया था आज से 18 साल पहले। आपको 18 साल पहले वाली बात याद आ रही, क्योंकि आज वो आपके काम आ रहा है कि जी हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के बाद उसका चीफ जस्टिस है वो कौन लगाएगा? वजीर आजम लगाएंगे और मिल के लगाएंगे। मतलब आप इंतहा तो आप ये देख कीजिए, उसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसको खुद उन्होंने 2023 पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी खुद इंट्रोड्यूस कराया, बहुत वाह हो गई कि चीफ जस्टिस हमने पावर ले ली, अब ये डाइल्यूट हो गई है, कोई एक तरफा चीजें सामने नहीं आएंगी। वो आपको लगा कि नहीं, यहाँ तो फिर जो है ना वो आपकी जो इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये क्या हो रही है? ये इंडिविजुअल बेसिस पे आप देख रहे हैं ना, पर्सनालिटी को आप वो कर रहे हैं, फिर आप उसको फिर आपने चेंज कर दिया, एक और उसमें चेंज लेकर आए और उसको आपने ऑर्डिनेंस बना दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अब जंग है, ये महाजराई नहीं है, ये बाकायदा तौर पे अब जंग है। और जंग में किसका कितना नुकसान होता है? नादिया मिर्जा साहिबा, आपकी बात ठीक है कि अब जाहिर है कि मुल्क का नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होता है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो गुफ्तगू करनी है, आखिरी पार्ट है प्रोग्राम का। मौलाना फजल रहमान कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी किस तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं, किसके साथ है मौलाना फजल रहमान, और मौलाना फजल रहमान के बगैर हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है कि वो अपने किसी भी आईनी तरमीम को ला सके, मंजूर करवा सके? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बातचीत हो सकती है? ब्रेक के बाद जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इमरान शफकत साहब, सर ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान अगर राजी नहीं होते तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? क्या इन तरमीम को पेश करना हुकूमत की अपनी बका के लिए बहुत ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा गौर से अगर सुना जाए तो वो कहते हैं हमें शख्सियात की बजाय अदारों और हुकूमत के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अदारों की इसलाह के लिए कानून साजी करनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस हद तक तो तैयार हैं। अब ये कानून साजी जब हो जाएगी या आइन में तरमीम जो है वो हो जाएगी, उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो सरेदस्त वो मौजूदा हुकूमत को मिलेगा।
तो इसी तरह ही होता है ये। हम जो हैं वो बेसिकली अगर इदारों की बात करें तो हमारे जितने इदारे हैं पाकिस्तान में, हर इदारे की एक हिस्ट्री मौजूद है। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको उर्फ़े आम में फ़ौज कहा जाता है, उसका भी एक माजी है, और वो बड़ा जिसको कहते हैं भरपूर माजी है, कि वो माजी है जो सब इदारों के ऊपर हावी है। तो हमें इसी तरह पाकिस्तान की आला अदलिया का माजी है। अब हमें जो है ना वो अपने कह लें कि नज़रियात के मुताबिक या अपने ख्याल के मुताबिक या जो करंट सिचुएशन है इसको देखते हुए फैसले नहीं करनी चाहिए, हमें इदारों के ऊपर बात करनी चाहिए। क्या पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो उसका किरदार जो है वो उसके ऊपर तनकीद तो खुद उन्होंने दुरुस्त जितनी हुई दुरुस्त तस्लीम कर ली। जब उन्होंने कहा कि जी कि बड़ी ज्यादती हुई भुट्टो साहब के साथ, फिर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जी के बड़ी ज्यादती हुई इनके साथ, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आला अदलिया के फैसले इस तरह के होते हैं कि फिर मुस्तकबिल में जाके या मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बैद में वो जाके एहसास अदलिया को ही होता है कि थोड़ी सी ज्यादती हो गई थी फलां वक्त में। ये इसलिए होता है कि राइट टाइम के ऊपर उनके ऊपर चेक कोई नहीं है। तो दुनिया भर में पार्लियामेंट्स जो होती हैं वो चेक होती हैं। पार्लियामेंट यतीम खाना नहीं होता। पार्लियामेंट जो है वो लोगों का, हम गडमड कर जाते हैं इंतजामिया को और मुकन्नना को। मुकन्नना जो है वो मलगूबा है या मरकब है इंतजामिया का और अपोजिशन का। तो ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होनी है या जो भी मुहासबा करना है दुनिया भर में होता है, अमेरिका में होता है, हर जगह पे होता है कि वो ओवरसाइटिंग जो करते ओवरसाइट करते हैं वो ये इदारे करते हैं जो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे इदारे होते हैं। तो अगर ये वजीर आजम ने नहीं अपॉइंट करना चीफ जस्टिस, ये अब जो अपॉइंटमेंट पार्लिमानी कमेटी करेगी या वो कमेटी जिसमें जजेस भी होंगे, वो कमेटी जिसमें अपोजिशन भी होगी, वो कमेटी जिसमें हुकूमत के लोग भी होंगे। तो एक पूरा मैकेनिज्म बनना है। हमें पता नहीं हमें खुद से नफरत क्यों है, हमें ये सरकारी मुलाजम पता नहीं क्यों इतने अच्छे लगते हैं। भाई वो सरकारी मुलाजम है, उनको सरकारी मुलाजम ही रखे। हमने थोड़ा सा उनको जरा भाव देने के लिए उनको थोड़ा सा कि आईनी ओहदेदार कह दिया हुआ है, हर महीने की पहली तारीख को उनकी तनख्वाहें हमारे खजाने से जाती हैं। पॉइंट इसमें यह है कि जो सरकार है और जो अवाम है इनके दरमियान जो बैलेंस है वो सिर्फ ये है कि ये अवाम ने मुल्क चलाना है। दुनिया भर में ये पहिया आजाद हो चुका है और उसके मुताबिक जो निजाम है वो चल रहा है। हम ही कोई नया पहिया इजाद करना चाहते हैं। नहीं जी ये जुडिशरी के ऊपर क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं? भाई जुडिशरी के ऊपर कौन कंप्रोमाइज कर रहा है? आईनी अदालत, अच्छा जी ये अब इनको याद आया आईनी अदालत, वेरी गुड। और भाई हमेशा मफादात के लिए काम होते हैं और ये मफाद जो होता है ये रियासतों के मफाद होते हैं और जो लोगों के मफाद से जुड़े होते हैं। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का मफाद अगर इसमें हल हो रहा है तो क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां और करती क्या है? यही काम करती हैं, दुनिया भर में ये काम होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें थोड़े से अपने जो सोच के ज़ाविये हैं वो ठीक करने की जरूरत है। ठीक है निज़ामी साहब, आप क्या कहते हैं सर? मौलाना के बगैर हुकूमत कुछ कर सकेगी? बनान शफकत साहब तो कहते हैं हुकूमत मफादात में करती है, हर हुकूमत करती है। इमरान खान साहब ने भी किया, उससे पहले जो लोग थे उन्होंने भी किया, पीपल्स पार्टी नून लीग भी करती रही। तो कौन सी ऐसी इसमें बड़ी बात है? मौलाना को भी समझना चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं फायदे मिलते रहे इन तमाम चीज़ों के। जी बिल्कुल, इसके अंदर कोई शक नहीं है और इसी को सामने रखते हुए हुकूमत ने शायद प्लान ए के साथ साथ ऑप्शन बी पे भी तवज्जो देना शुरू की है। जिस तरह स्पीकर की जानिब से नई पार्टी पोजीशन बनाई गई है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खतो खिताबत की गई है, तो उससे ये पता चलता है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को इवन वीटो पावर देने को भी तैयार नहीं है कि अगर उनके वोट्स नहीं आते तो हम जो नशिस्तें जो हमारे पास इस वक्त नहीं है, जो सस्पेंडेड हैं, वो दोबारा हासिल करके तो उनके जरिए हम कंफर्टेबली ये सारा कुछ कर लें। तो मामला बात वहीं पे आके रुकती है कि अगर ये सारा कुछ इस तरह किया जाना है, जो कि बहुत अच्छी बात है, किया जाना चाहिए, मामला उस वक्त खराब होता है कि जब उसके अंदर आप ये देख रहे होते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए एक इदारे का नुकसान करते हैं। पार्लियामान के सुप्रीमेसी को आप तब बढ़ावा देंगे जब उससे कंसेंसस की बुनियाद पे कानून साजी हो। उसको अगर आप मुतनाज़ा बना के खुफिया रख के कानून साजी करेंगे तो मेरा ख्याल है उसका तासुर जो है की तरफ ही जाएगा
तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ मिलाकर सियासतदानों से मुशावरत करके जब इस तरह का कोई फैसला किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होता है और दूसरे इदारों को भी ये मैसेज जाता है कि हाँ पार्लियामान मुत्तहिद है और उसकी जानिब से एक मजबूत फैसला किया गया। अगर नीम रजामंदी, खामोशी, साजिश और बैकडोर टॉक्स के जरिए इस तरह के मामला हल किए जाएं, जोड़ तोड़ की जाए, लोगों को गायब किया जाए, उसके बाद कानून साजी करवाई जाए तो होती है और फिर दूसरे इदारे भी मेरा ख्याल है कि ये तौफीक नहीं करते कि वो पार्लियामेंट की इज्जत करें। तो अगर पार्लियामेंट ये चाहती है कि उसकी कानून साजी दे, दूसरे इदारों के लिए काबिल एहतराम भी हो, तो मेरा ख्याल है कि उनको अपनी चीजों के ऊपर भी कुछ ना कुछ गौर करना चाहिए। एक मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। जी इमरान साहब, 18वीं तरमीम मुत्तफिका तौर के ऊपर मंजूर हुई थी, 18वीं तरमीम मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई थी, फिर 19वीं तरमीम क्यों आई? इसलिए आई कि सुप्रीम कोर्ट ने गन पॉइंट के ऊपर वो तरमीम करवाई। उन्होंने कहा कि हम पूरी की पूरी 18वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर देंगे और वो 18वीं तरमीम जो थी वो चोरी छुपे नहीं हुई थी। मसला ये है कि यहाँ पर जो काबिज लोग हैं वो हमारे वो इदारे हैं जो पाकिस्तान की सरकार से पैसे लेते हैं और मुलाजमत करते हैं और पाकिस्तान के इक़्तिदार आला के ऊपर कब्जा जमाना चाहते हैं, जमाए रखना चाहते हैं, अपना वो इख्तियार नहीं छोड़ना चाहते। तो इसको इतना ये सादा मामला नहीं है, ये लड़ाई है 75 साल की, इसको ठीक करना पड़ेगा। सर बिल्कुल यही कह रहे हैं, पाकिस्तान में हर फर्द चाहता है कि मेरे पास अल्टीमेट पावर हो। नादिया मिर्जा साहबा, अल्टीमेट पावर की बात अपनी जगह, लेकिन आईनी तरमीम मौलाना फजल रहमान नहीं होते तो क्या हुकूमत जिद पे लगी रहेगी कि उसने मंजूर करानी है, कोई ना कोई तरीका निकालेगी? बिल्कुल करा पाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस अज़्म का इजहार भी किया है और जो स्पीकर ने खत लिखा है वो उसी एक जिसको कहना चाहिए कि एक इनिशिएटिव है जो प्लान बी है इस हुकूमत का। आईनी ओहदों की बात कर रहे हैं कि जी सॉरी, आपके जो एक पार्टिसिपेंट है कि हमने बताया हमें जो है वो जो नौकरी पेशा लोग या जो अफसर लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी हमें बड़ी अच्छी लगती है और वो हम उनको बस आईनी ओहदा कह देते हैं। पहली को वो भी तनख्वाहें ले लेते हैं, पहली को तो सब तनख्वाहें ले लेते हैं, सदर मुमलिकत भी ले लेते हैं, जिनके पास आईनी ओहदे हैं वो भी ले लेते हैं, जिनके पास एग्जीक्यूटिव है वो भी ले लेते हैं, मुल्क के वजीर आजम भी ले लेते हैं, जिस तमाम लेजिस्लेटर्स भी ले लेते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ले लेते हैं, सारे के सारे ले लेते हैं। लेकिन उन्हीं ओहदों की फिर कोई इज्जत भी है, कोई तकरीम भी है, उनका अपना एक स्टेचर भी है, उनके बहुत सारी जिसको कहना चाहिए एक रिस्पेक्ट भी है, सारी चीजें। प्लस वही आईनी ओहदा जो सदर मुमलिकत के पास है वो पहली तारीख को तनख्वाह ले लेते हैं, है कि उनको इम्यूनिटी दी जाती है कि जी जब तक वो सदर बनेंगे उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। नादिया मिर्जा साहब, मुलाजिम में और एक आईनी ओहदेदार में फर्क तो है ना? के मुंतखब लोग होते हैं। नहीं, मैं भी तो यही बात कह रही हूँ, मैं भी यही बात कर रही हूँ। अभी आपके पार्टिसिपेंट ने कहा कि आईनी ओहदा है तो बस एक नाम के नहीं, अवाम के सदर मुमलिकत कौन से अवाम के मुंतखब करदा लोग हैं, उनके पास तो आईनी ओहदा है। किया होता है ना मैडम सदर मुमलिकत को? नहीं, आईनी ओहदा तो है ना, आईनी ओहदा है ना, जो है वो पार्लियामेंट होती है। जी जी, अब इनको इतना नहीं पता तो होती है, कर नहीं सकता इसके ऊपर, मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, आप कुछ ना कहें क्योंकि मैं आपसे बात ही नहीं कर रही ना। मुमलिकत के साथ वजीर आजम के साथ, मैं आपसे वजीर आजम के साथ आप कंपेयर कर रही हैं तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नादिया मिर्जा साहब, आप बात नहीं हो सकती, क्या बात करें आपसे? इमरान साहब जरा मैं कंक्लूड करवा लूं। नादिया मिर्जा साहब कंक्लूड कीजिएगा। मैडम मैं इस बहस में पढ़ नहीं रही, मैं आपसे फवाद बात कर रही हूँ तो मैं दूसरों की बात बड़े सब्र से सुन रही हूँ। तो मैं ख्याल है कि जो मैं बात कर रही हूँ आपको अगर काउंटर करना है तो आप मुझे कर लीजिए। आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी एल्स ABC के वो मुझे काउंटर करे। जी आप कंप्लीट कीजिएगा। दूसरी बात ये कि एज फार एज मौलाना साहब इज कंसर्न, मैं मौलाना साहब की बात पे दोबारा से आ जाती हूँ क्योंकि बात ये है कि हम मीठा मीठा हवा पर कड़वा कड़वा थूथू खाने के हक में होते हैं और ये हमें आदतें भी होती है। जब हम इदारों की अपराइट होने की बात करते हैं तब भी हम एक ही इदारे की बात करते हैं, दूसरे इदारे की बात नहीं करते। अगर इतने हम अपराइट और प्रिंसिपल है और सब कुछ है तो फिर हमें सबकी बात करनी चाहिए। पिछली दफा पिछली हुकूमतों में क्या होता रहा, मुल्क की तबाही होती रही, लेकिन चूंकि प्रवासी में मुल्क की तबाही होती रही, चूंकि PTI की गवर्नमेंट ने बकौल इन सबके कि मुल्क की तबाही की है तो हमने तैयार कर लिया है कि हम भी मुल्क की तबाही करेंगे क्योंकि वो खाते रहे तो हम भी। लॉजिक है ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। जब किसी को कहो तो आप ये गलत करेंगे तो जी देखिए PTI हुकूमत ने गलत किया था भाई, वो गलत थे, उन्होंने गलत किया तो आपने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया ना हुकूमत से कि वो काबिल नहीं है कि मुल्क को रन कर सके। जब वो काबिल नहीं थे आपने उनको असेंबली से उठा के बाहर फेंक दिया, आपने हुकूमत खत्म कर दी। जब आप फिर आज कोई बात करते हैं और आपको कहो तो आप उनकी मतलब है आप उनकी तकलीफ कर रहे हैं। अगर आप उनकी कॉपी
कॉपी कर रहे हैं ये कह के कि जी वो भी करते थे तो वो तो इस काबिल नहीं साबित हुए कि आपने उनको हुकूमत नहीं करनी थी, तो फिर आप उनकी कॉपी कैसे कर सकते हैं? हम माजी की गलतियों को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं ये लेके, क्योंकि माजी में ये होता था, माजी में ये होता था जिसकी वजह से आज हम इस मुल्क में हैं। हमारा जो यूथ है ना, पाकिस्तान का आज बच्चा, आज पाकिस्तान के नौजवान इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। ये उन दो माजियों की गलतियां हैं जो हम आज भी कर रहे हैं, सिर्फ ये कह के क्योंकि माजी में भी होता था, क्योंकि सब करते थे तो हम भी करेंगे। किसी को ये ख्याल नहीं है कि हम भुगत कर रहे हैं, हमारी जनरेशन कहा जा रही है 65% यूथ है जिसने पाकिस्तान चलाना है, वो इस मुल्क में अब रहना ही नहीं चाहता। चला लीजिए आप मुल्क, कर लीजिए। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा साहब आपका, इमरान शफकत साहब आपका, और साथ साथ माजिद निज़ामी साहब आपका भी। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाते दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।